मेरा नाम मयंक है। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी और मैं उस शादी से बहुत ही खुश था। क्योंकि मेरा किसी से कोई दिल का संबंध नहीं था, इसलिए मुझे इस शादी से कोई भी ऐतराज़ नहीं था और ना ही मेरी पत्नी को कोई ऐतराज़ था। हम दोनों इस शादी से बहुत खुश हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और आसान हो गई थी। मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं थी, बस एक सहेली थी जो उसकी बहन बनी हुई थी। ये सब मुझे मेरी पत्नी ने पहली रात ही बता दिया था और ये भी बताया था कि वो रोज़ उसे मिलने जाया करेगी और आप कोई ऐतराज़ नहीं करेंगे। मैंने अपनी पत्नी की बात मानकर हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं उसकी सहेली के घर गया तो उन्होंने मेरी बहुत खातिरदारी की और जब हम लोग वापस आने लगे तो मेरी सहेली के पति ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया, जो मैंने चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। जब मैंने अपने घर आकर देखा तो उसमें बहुत से पैसे थे। मेरी पत्नी की सहेली बहुत अमीर थी, उनका घर भी बहुत बड़ा था। मुझे लगा कि शायद उनके खानदान का यही रिवाज होगा। मैंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचा और खामोश हो गया। 3 दिन बाद फिर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आज फिर मुझे अपनी सहेली के घर दोबारा जाना है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैं उसे दोबारा उसकी सहेली के घर ले गया। जब हम लोग वापस आने लगे तो इस दफ़ा भी मेरी पत्नी की सहेली के पति ने मेरे हाथ में फिर से लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने घर आकर देखा तो इस दफ़ा भी उसमें पैसे मौजूद थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सारे पैसे वो लोग मुझे आखिर क्यों देते हैं। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, अब जब आप जाएंगे तो खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे क्या ज़रूरत थी पूछने की, मुझे तो मुफ्त में पैसे मिल रहे थे और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों के बाद जब हम लोग दोबारा से मेरी पत्नी की सहेली के घर गए तो वापसी पर मुझे फिर से पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया गया था और उसमें बहुत से रुपये थे और फिर ये सिलसिला चलता रहा। मैं जब भी जाता तो वापसी पर मुझे पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया जाता। मैं हफ्तों के बाद जाऊं चाहे हर दूसरे दिन, पर मुझे पैसे जरूर दिए जाते थे। मुझे बड़ी हैरत भी होती, आज तक ऐसा ना देखा था ये मुझे पैसे आखिर क्यों देते हैं। लेकिन मैं पूछता भी नहीं था, इस वजह से कि कहीं ये लोग मुझे पैसे देना बंद ना कर दे। और मुफ्त के पैसे किसे बुरे लगते हैं। वक्त गुजरता गया और अब मैं अपनी पत्नी के बगैर कहे भी उसको उसकी सहेली के घर लेकर जाने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ लेकर जाने में मेरा ही फायदा है। लेकिन एक और बात जो मुझे कभी कभी बड़ी हैरान करती कि मेरी पत्नी जब भी अपनी सहेली के घर जाती तो वो जिद करके एक दिन यहाँ और 2 दिन वहाँ जरूर रहती और फिर लेने जाता तो मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए जाते और मुझे पत्नी के साथ विदा किया जाता। लेकिन मुझे उसके रहने से भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो तो मेरी पत्नी की बहन बनी हुई थी और उन दोनों में प्यार भी बहुत था। मेरी माँ कभी कभी मुझे कहती थी कि तुम अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा उसकी सहेली के घर क्यों लेकर जाते हो। लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, उसको अपना घर संभालना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी अपनी पत्नी को मना नहीं करता। वो जब भी जाने के लिए कहती तो मैं जाने पर तैयार हो जाता। कभी कभार तो बगैर उसके कहे भी मैं उसे ले जाता, क्योंकि मुझे वहाँ से पैसे मिलते थे। लेकिन इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा हैरत भी होती थी कि उसकी सहेली का पति मुझे इतने पैसे क्यों देता है। वो अमीर लोग थे, अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी कोई इतने ज़्यादा पैसे आखिर क्यों देगा। अगर उन्हें पैसे देने होते तो मेरी पत्नी को देते, लेकिन वो लोग तो मुझे पैसे देते थे। मुझे और मेरी पत्नी को मालूम भी ना होता था कि मेरे पास कितने पैसे आए हैं या उसकी सहेली के पति ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थी और मैं जानबूझकर उन लोगों के घर जाने लगा कि देखता हूँ कि कब तक वो लोग मुझे पैसे देंगे। लेकिन कभी कभार तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती कि अगर मैं हर रोज़ भी अपनी पत्नी को लेकर जाता तो रोज़ाना पैसों का लिफाफा दिया जाता। दिन ब दिन मेरे पैसों में बढ़ोतरी होती जा रही थी। मेरी शादी को 6 से 7 महीने हुए थे और इस समय उन लोगों ने मुझे इतने पैसे दिए थे कि मैंने पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद ली। लेकिन उस सब के साथ एक बात और भी थी कि मैं अपनी पत्नी से अब डरने लगा था कि अगर वो किसी बात पर गुस्सा हो गई या खफा हो गई
वो अपने घर वापस चली गई तो कहीं उसकी सहेली का पति सारे पैसे मुझसे वापस न मांग ले। फिर कभी कभी ख्याल आता कि क्या उनके पास हिसाब होगा कि उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए हैं, या फिर इसका क्या सबूत है कि वो लोग मुझे पैसे देते रहे हैं। मैंने ये सोचकर कुछ टाइम पत्नी के साथ सख्त व्यवहार रखने का सोचा। देखता हूँ क्या अब भी वो लोग मुझे पैसे देते हैं या नहीं। घर में पत्नी के साथ व्यवहार सख्त कर लिया। मैं उसे तंग करने लगा। कभी कहता कि कपड़े अच्छे नहीं धोए तुमने, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन इस सब के बावजूद भी सहेली के घर से लिफाफे मिलने का सिलसिला जारी रहा तो मेरा शक बढ़ता चला गया कि आखिर ये मसला क्या है और ये क्या चल रहा है। मैंने अपने एक दोस्त से सारी बात की तो उसने कहा कि तुम तो खामखा में परेशान हो रहे हो, ऐसी पत्नी तो नसीब वालों को मिलती है। तुम बस अपनी पत्नी को जल्दी जल्दी उसकी मुंह बोली बहन के घर लेकर जाया करो, और इस तरह तुम्हें दोस्त कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। अब पैसों की जरूरत हो तो पत्नी को सहेली के घर का चक्कर लगवा लो। उसने तो बात मजाक में टाल दी और मैं भी सोचने लगा कि मुझे तो वाकई ही कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज तक उनसे पैसे नहीं मांगे थे और वो हमेशा मुझे खुद देते थे। अब तो कभी कभार वो लिफाफा लेते हुए मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी थी। मैं तो इनकार भी कर देता था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती मुझे लिफाफा पकड़ा दिया जाता था। और ये बात मुझे हैरान जरूर करती थी, लेकिन परेशान नहीं, क्योंकि जब पैसे किसी और की जेब से निकल रहे हों तो इंसान को परेशानी नहीं होती। परेशानी तो तब होती है जब पैसे अपनी जेब से निकले। मैं एक दफ़ा कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि वो अपनी सहेली के घर जाना चाहती है। मैं उसे उसकी सहेली के घर छोड़कर काम से चला गया। जब मैं वापस आया तो अपनी पत्नी को लेने के लिए गया और हमेशा की तरह उन लोगों ने मेरे हाथ में पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया, जो मैंने चुप करके ले लिया। वापस आकर मैंने लिफाफा खोला। मैं उनके सामने लिफाफा नहीं खोलता था। मुझे मालूम होता था कि इसमें सिर्फ पैसे ही होंगे और मैं वो अपने सेफ में रख देता था। अब की बार थोड़ा सा लिफाफा बदला हुआ था, मतलब कुछ भारी लग रहा था, इसलिए मैंने घर आकर लिफाफा खोला और उसमें हमेशा की तरह पैसे थे। लेकिन पैसों के साथ साथ अब की बार उसमें एक कागज और एक भारी भरकम अंगूठी थी। मैंने वो खोला तो मेरी पत्नी की सहेली के पति का खत था। मुझे बड़ी हैरत हुई। वो मेरे मुंह पर भी तो मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन मैंने वो कागज खामोशी से खोल कर पढ़ा और जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था मेरे पांव तले से जमीन निकलती जा रही थी। उस खत को खत्म करने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत भी न थी कि मैं उठकर वे पैसे सेफ में रख देता। वो पैसे मुझे बिच्छू की तरह लग रहे थे। गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने खामोशी से पैसे सेफ में रख दिए और अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर ना होने दिया और घर से बाहर निकल गया और बाहर घूम फिरकर अपना दिमाग ठंडा किया और फिर घर वापस आया। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी ये बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन मैं घर में नॉर्मल ही रहता था। जब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होने लगता तो मैं खामोशी से बाहर निकल जाता। कुछ देर बाद घूमता फिरता दिमाग को ठंडा करता और फिर घर में वापस आ जाता। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने अपनी पत्नी की सहेली के घर जाना अब कम कर दिया था। मेरी पत्नी भी जब भी सहेली के घर जाती उसे लेने मुझे ही जाना पड़ता, और जब भी मैं जाता तो मुझे ज़बरदस्ती पैसे पकड़ा दिए जाते। मेरी पत्नी अक्सर कहती कि पहले तो आप बड़ी खुशी खुशी मुझे ले जाते थे, अब आखिर हुआ क्या है, आप क्यों नहीं जाते। तो मैं ये कहता कि वो तो शुरू का टाइम था, अजीब नहीं लगता था। अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ यूँ जाना। लेकिन मेरी पत्नी ये कहती कि मुझे तो अपनी सहेली के घर जाना है और मैं उसे रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। उसे हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर मुझे उसकी मुँह बोली बहन के घर भेजना होता था, और अगर न भेजता तो जो फिर मेरी 4 लोगों में इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाती। इसलिए मजबूरन मुझे अपनी पत्नी को छोड़ने और ले जाने के लिए जाना पड़ता था। अब मुझे वहाँ जाना किसी नर्क से कम नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं उन पैसों की हकीकत जान चुका था और अपनी पत्नी की हकीकत भी जान गया था। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मुझे सारी दुनिया में यही लड़की क्यों मिली थी, मुझे कोई और भी तो मिल सकती थी, और जब मिल ही गई थी तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए था।
लेकिन फिर ये सोचता कि अगर पता कर भी लेता तो कौन हकीकत बताता। लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी था, मगर मैं उसे कुछ कह नहीं सकता था। ये भी मेरी मजबूरी थी। मैं मर्द होकर भी खुद को इतना मजबूर महसूस करता था। किसी कठपुतली की तरह मेरी पत्नी और उसकी सहेली मुझे नचाते और मुझे नाचना पड़ता था। मैंने कोशिश की कि ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारा करूं, और अपनी उस कोशिश में मैं किसी हद तक कामयाब भी हुआ था। लेकिन फिर मेरी पत्नी को मुझसे गिला शुरू हो गया कि मैं उसे वक्त नहीं देता, और इस बात पर मेरी माँ मेरी पत्नी की हिमायती बन गई कि शादी करके लेकर आए हो तो अब उसे इज्जत, मान और प्यार भी दो। मैं अपनी माँ को आखिर क्या बताता कि आपकी बात मानकर शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन ये शादी करके अब पछता रहा हूँ। मेरी माँ दिल की मरीज थी। मैं उसे ऐसी कोई बात नहीं बता सकता था। भाई मेरा कोई था नहीं, और बहनों को ऐसी बात बताने में मुझ में हिम्मत न थी। बाहर अगर किसी दोस्त को कुछ बताता तो अपनी ही बदनामी वाली बात थी। मैं तो चारों तरफ से जैसे फंस गया था। मेरा वो दोस्त जिसे मैंने पहले वो पैसों वाली बात शेयर की थी, उसने एक दो दफ़ा मुझसे पूछा कि क्या अब भी तुम्हें वहाँ से पैसे मिलते हैं, तो मैं बात टाल देता, और मैंने कहा कि नहीं, अब तो नहीं मिलते। वो शुरू शुरू के दिन थे, ताकि मैं उस लालच में ही सही उनकी बहन का ख्याल रखूं। मैं दिमागी मरीज बनता जा रहा था। सोते जागते उस आदमी के शब्द मेरी आंखों के सामने घूमते रहते। अक्सर सोते में डर के उठ जाता था। मुझे लगता कि अगर यही सिलसिला चलता रहा और मैंने किसी को कुछ न बताया तो एक दिन या तो मैं पागल हो जाऊंगा या मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मेरे प्यार के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मुझे तो अब प्यार और मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई थी। मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ धोखा है। अगर मेरे सामने कोई लड़का प्यार की बात करता तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। जब जब ऐसा होता कि मैं डिप्रेशन का शिकार होता, मैं घर से बाहर चला जाता। बाहर जाकर भी एक दो दफ़ा मेरी बिना वजह के लोगों से लड़ाई हुई। मुझे उस परेशानी का कोई और हल निकालना था, क्योंकि दूसरी सूरत में मेरे साथ मसले बढ़ने ही लगे थे। अगर मैं किसी से लड़ाई करता तो लोगों ने मुझे ही बुरा भला कहना था। मैंने एक दो बार सोचा कि अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस कर लूं, लेकिन फिर हिम्मत न पड़ी। कुछ भी था, मगर मेरी पत्नी मेरी इज्जत थी, और अपनी इज्जत के बारे में बात करने की किसी भी गैर मर्द को हिम्मत नहीं होती। आखिरकार मुझे एक तरीका मिल ही गया। पैसों का मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मुझे वहाँ से अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, और खुद भी मैं अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। इसलिए मैंने एक कराटे क्लब ज्वाइन कर लिया। मैं भी डिप्रेशन का शिकार था, तो वहाँ चला जाता और अपना गुस्सा उन बेजान चीज़ों और मशीनों पर निकालता, क्योंकि मैं अब दिमागी मरीज बन चुका था और बहुत ही गुस्से में ये सारे काम करता था। इसलिए बड़ी जल्दी में कराटे चैंपियन बन गया, क्योंकि मेरे अंदर बाकियों से ज़्यादा जुनून था। बाकी सब तो वहाँ सिर्फ सीखने आए थे, लेकिन मैं वहाँ अपने अंदर के छुपे डिप्रेशन को मारने के लिए आया था। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और जैसे मेरी ज़िंदगी में सुकून आता जा रहा था, मैं जैसे ही डिप्रेशन का शिकार होता उठकर क्लब में चला जाता, या फिर अपने घर में जो मैंने बॉक्सिंग रूम बनाया था वहाँ चला जाता। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन मैं उनको क्या बताता कि अगर मैं ये सब ना करूँ तो मैं पागल हो जाऊँगा, क्योंकि बाबा नहीं थे। मैं अपनी 3 बहनों का भी एक ही सहारा था, और अपनी माँ का भी इकलौता सहारा था। अगर यही सिलसिला चलता रहता और मैं डिप्रेशन का मरीज ही रहता तो मैंने एक दिन पागल जरूर हो जाना था। मुझे इन सब का भी ख्याल था। अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सब का क्या होगा। मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। सारा दिन ऑफिस में दिमाग खपाता, शाम को आकर थोड़ा टाइम फैमिली को देने के बाद कराटे क्लब चला जाता, और कभी कभार तो रात भी बॉक्सिंग रूम में ही गुजार देता। मेरी पत्नी को इस चीज़ से शिकायत है कि मैं अब उसे टाइम नहीं देता। वो अक्सर कहती कि तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। मैं उसको क्या कहता कि मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई है और तुम प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें घर में रखा हुआ है तो उसे मेरी मजबूरी समझो, क्योंकि मेरी माँ को बहुत पसंद आई थी और वो उसको बेटियों की तरह प्यार करती थी। अगर मैं उनकी बहू को कुछ भी कहता तो इससे पहले वो उसके हक में खड़ी हो जाती थी। ऐसी सूरत में अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के बारे में सोचता भी तो
मेरी माँ को कुछ हो सकता था क्योंकि वो दिल की मरीज थी, और दूसरी तरफ में मुझे वो खत भी याद आता था जो मेरी पत्नी की सहेली के पति ने दिया था। इसलिए मैं मजबूर था, अपनी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन मोहब्बत तो शायद बहुत दूर कहीं खत्म हो चुकी थी। अब तो नफरत या फिर समझौते का एक रिश्ता हम दोनों निभा रहे थे। मेरी तरफ से तो ये समझौता था। पता नहीं मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती थी या नहीं, और ना ही मैंने ये बात जानने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उसके प्यार की ज़रूरत भी ना थी। लोग कहते हैं कि मर्द मजबूर नहीं होता। ऐसे लोगों को मेरा दिल चाहता है कि मेरे सामने आए तो मैं उनको बताऊं कि कैसे कह सकते हो तुम लोग कि मर्द मजबूर नहीं होता। देख लो, मैं फिर भी मजबूर हूँ। मर्द के पाँव में भी रिश्तों की मजबूरियों की वही जंजीर होती है जो औरत के पाँव में होती है। पर कुछ मर्द उन जंजीरों को तोड़ देते हैं, और कुछ मर्द मेरी तरह उन जंजीरों में जकड़े हुए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। कभी कभी तो यूं लगता कि ये कोई भयानक ख्वाब है और आंख खुलेगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और कभी यूं लगता कि मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अपने माजी को देखकर अपने भविष्य को सोचता तो खुद पर हैरत होने लगती कि मैं क्या था और क्या बन गया। ये मजबूरी इंसान को कहाँ से कहाँ और कैसे रुसवा करती है। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और मुझे लगता था कि शायद ऐसे चलती रहेगी, लेकिन फिर शायद कुदरत को भी मुझ पर तरस आ गया था। एक रोज आँख खुली तो मेरी पत्नी घर में नहीं थी। पत्नी ने उस रोज मुझे कहा था कि आज उसे सहेली के घर जाना है, मगर मैं उसे आज नहीं ले गया था। मैं जल्दी से उठा और उसको सारे घर में ढूंढा, वो कहीं भी ना थी। मैंने फ़ोन से उसकी सहेली के पति को फ़ोन किया और उनको बताया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, वो वापस इधर ही आएगी। मुझे उसके नॉर्मल व्यवहार पर हैरत होने लगी। एक बात तो अब क्लियर हो गई थी कि उसने जो कुछ कहा था वो सच था, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन से अपने कपड़े बदले और बाहर निकल गया। मुझे मालूम था कि अगर मेरी पत्नी गई भी है तो वो यकीनन मेरी स्कूटी लेकर गई होगी, क्योंकि उसे स्कूटी चलानी आती थी। इसलिए मैंने अपनी स्कूटी का ट्रैकर ऑन किया। वो मैंने उसमें पहले ही लगा रखा था। इस चीज़ का मुझे बहुत अरसे से शक था। मैंने फ़ौरन से गाड़ी निकाली और ट्रैकर के पीछे पीछे चल पड़ा। जहाँ जाकर ट्रैकर रुका वहाँ जाकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल की और मेरा एक दोस्त जो पुलिस में था उसे भी बुला लिया। पुलिस क्योंकि शायद कहीं करीब ही थी, इसलिए वो लोग फ़ौरन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मेरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मेरा दोस्त मौके पर पहुँच गया और उसने ये बात मीडिया पर पहुँचने से रोक दी। उसने उनको बताया कि उसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं है। इसलिए पुलिस ने कहा हम अपने तरीके से इस सारे मामले की छानबीन करेंगे, और आपकी बात सच हुई तो केस इसकी सहेली और उसके पति के खिलाफ बनेगा, और अगर ये औरत कसूरवार हुई तो फिर केस इसके खिलाफ भी बनेगा। मैंने ये बात मान ली। उस सारे सिलसिले में सुबह हो चुकी थी और फिर पुलिस भी ये देखकर हैरान रह गई कि हमारी कार्रवाई के दौरान मेरी पत्नी एक सीट पर बैठे बैठे सो चुकी थी, और जब सुबह उठी तो वही हुआ जिसका डर था। उसको कुछ भी याद नहीं था। वो तो मुझे हैरत से पूछ रही थी कि आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं, और मैं पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। पुलिस को लगा कि वो कोई नाटक कर रही है। उन्होंने फ़ौरन से दिमागी इलाज के माहिर डॉक्टर को बुला लिया। उन्होंने आकर मेरी पत्नी को चेक किया और मुझसे सारी बात पूछी, तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे इसकी सहेली के पति ने पैसों का एक लिफाफा दिया था जिसमें उस दिन एक खत भी पड़ा था। मैं नहीं जानता कि वो खत इन्हीं ने लिखा था या फिर किसी ने उस खत को लिफाफे में चोरी से डाला था। कि मेरी पत्नी दोहरी विशेषताओं का शिकार है। कभी रात के वक्त ये खुद को एक डाकू समझने लगती है और हर किस्म का लॉक खोल सकती है। ये बहुत से बैंक और अमीर लोगों की सेफ लूट चुकी है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था। आज मैंने खुद अपनी आंखों से उसे बैंक से निकलते देख लिया था, इसलिए पुलिस को बुला लिया था। जब उस डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसे उसके खून में उन सभी दवाओं के साइड इफेक्ट मिले कि जिससे इंसान डबल व्यक्तित्व का शिकार हो जाता है। उसने पुलिस को बताया कि सच में लड़की मासूम है, उसे दवाइयाँ देकर उन सब चीज़ों का शिकार बनाया गया है।
और बाकायदा उसे कोई इस्तेमाल कर रहा है। फिर पुलिस ने उसकी सहेली और उसके पति पर सख्ती की तो उन दोनों ने सब बता दिया कि उन्होंने ही उसको डबल विशेषताओं का शिकार बनाया था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और कुदरती तौर पर वो हर किस्म का लॉक खोल लेती थी। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचा और उसे डबल विशेषताओं का शिकार कर दिया था। और अगर वह कभी पकड़ी भी जाए तो उसकी बीमारी की वजह से वो छूट जाए और वो लोग सारी ज़िंदगी ऐश करते रहें। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया और मेरी पत्नी को मैंने अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मैं जो अपनी पत्नी पर शक करने लगा था, खुद अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मेरे दिल के अंदर सोया हुआ वो प्यार अब दोबारा से जाग गया था। मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और डॉक्टर ने पूरा साथ दिया। आज मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है और हम दोनों एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसकी सहेली और उसका पति आज भी जेल में है। मुझे कभी कभी उन पर गुस्सा आता है कि वो किस तरह के लोग थे, लेकिन सच कहा जाता है कि जो बुरा करेगा तो फिर उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या लगता है वो खत लिफाफे के अंदर किसने डाला होगा? और अगर वो खत ना मिलता तो क्या ये लालची इंसान कभी सच्चाई जान पाता? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए